हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कहाँ थे लास्ट क्लास में? आई गेस हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे थे। हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना था। ओके, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में हम लोगों को सीखना होगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसे भी हम अपने पूरे कोर्स में देखते रहेंगे। एक तो उन सब के बारे में और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले बहुत ही कुछ बेसिक फंक्शंस जो अभी तक हम ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुके हैं, हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, लाइक कांस्टेंट फंक्शन। नोहा एंड उनील, हेलो। हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस स्टार्ट करना था आज हमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस और फंक्शंस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं वो सब देख रहे होंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फंक्शन स्टार्ट किए। पहले कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कि हमारा फंक्शन इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट हो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी कैन बी एनी रियल नंबर। और हमेशा जब भी हम फंक्शन में बात कर रहे होंगे तो एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो हम बेसिकली डिस्कस क्या क्या चीजें कर रहे होंगे। एक तो हम सबसे पहले इक्वेशंस देखेंगे किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। उसके बाद उसका डोमेन और रेंज, ये दो चीज डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ साथ कैसा होगा ग्राफ। और ग्राफ के साथ साथ दो प्रॉपर्टीज और, सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग दिस दो बातें और समझ लेते हैं। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे तो हम सिर्फ ये देख रहे होंगे कि फंक्शंस के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, किस किस तरीके के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। बट जब हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फंक्शंस को देखते हैं तो उसके कुछ अलग डिवीजन भी होते हैं। लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फॉर वन इज ऑड फंक्शन एंड सेकंड वन इज इवन फंक्शन। पर पहले ऑड फंक्शन समझते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फिर से हमारा जो एक्सप्रेशन बने वो पूरा माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब, कोई एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब। इसमें मैं एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? ये बनता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल क्यूब। माइनस एक्स होल क्यूब इज माइनस टाइम्स एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब वाज एफ एक्स, सो इट इज माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स बन गया। ऐसे ही एक और दूसरे तरीके के फंक्शन भी हैं जो इवन फंक्शन, जिसमें अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो फंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन सेम रहेगा। इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो जब भी हम कोई एक्सप्रेशन देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें हर बार ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्स की जगह अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है।
जैसे कि सपोज मैं एफ एक्स को लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स भी निकालूंगा तो मेरे पास फंक्शन सेम रहेगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे ही फंक्शंस, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ऐसे ही फंक्शन ऑड और इवन होंगे। एक और एग्जांपल, साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो पूरा का पूरा माइनस साइन बाहर आ जाया करता है। यू कैन राइट दिस माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स था हमारा एफ एक्स, देखो पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव टाइम्स बन गया अपने, अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसे सारे फंक्शंस बोले जाएंगे ऑड फंक्शन। और यहीं पे cos x, अगर हम cos x को देखते हैं, हम cos की जगह x की जगह माइनस एक्स भी रखते हैं तब भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन विल रिमेन सेम। cos 60 cos माइनस 60 दोनों की वैल्यू सेम ही है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने सारे फंक्शंस को ब्रॉडर वे में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अगर ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और चेंज नहीं होंगे तो ये बोले जाएंगे इवन फंक्शन। और ऐसे सारे एक्सप्रेशन जो x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस टाइम्स हो जाए तो वो बोले जाएंगे ऑड फंक्शन, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना ही ऑड हो ना ही इवन, राइट। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि हमारा कोई भी फंक्शन ऑड या इवन होगा ही होगा, बट हम ये चीज भी चेक करते चलेंगे जब भी एक्सप्रेशन देखेंगे कोई भी कि क्या वो ऑड इवन की कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा सर ये कांस्टेंट सब फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के सब टाइप है। ये तो सभी पे चेक करेंगे हम, ऑड एंड इवन। तो ये तो बेसिक मतलब हमारे जितने भी फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस के भी और क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, ये तो उसके लिए है ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन और जितने भी अभी हम और आगे टाइप के फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ये तो हम ये देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इसका एक्सप्रेशन को बताने में कोई वो नहीं है, रोल नहीं है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को, कि एक्सप्रेशन कितने होते हैं या कैसे होते हैं। ये तो एक्सप्रेशन की कैटेगरी बता रहा है कि एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है। अगर एक एक्सप्रेशन इस तरीके का है तो ऑड फंक्शन होगा, या फिर एक एक्सप्रेशन एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे चेंज नहीं हो रहा है तो वो इवन फंक्शन होगा। तो ये है एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, तो ये है। बट हम हर फंक्शन का टाइप भी समझते जाएंगे कि वो ऑड है या इवन है या कुछ भी नहीं, है ना। तो स्टार्ट तो हमारा पहले यहीं से ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या है। तो पहला है कांस्टेंट फंक्शन, कि अगर कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, जैसे कि हमने बचपन में कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 2 या पी एक्स इज इक्वल टू 5, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स, है ना। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले जाते थे। इसी चीज को हम कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं जब भी हमारा एफ एक्स एक्सप्रेशन एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, हमेशा कांस्टेंट है। तो लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 2 में अगर मैं एक्स को कुछ भी रखता हूँ तो पहली बात तो इसका डोमेन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। देखो डोमेन जब हम निकाल रहे हैं तो डोमेन निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है फंक्शन, तो कुछ भी रखो एक्स को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसमें। आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, हमेशा फंक्शन 2 ही रहेगा, राइट। तो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और हमेशा कांस्टेंट फंक्शन जब भी होगा तो ऐसी सिचुएशन होगी कि एक्स पे डिपेंडेंट होगा ही नहीं फंक्शन, तभी वो कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। तो डोमेन होगा हमारा ऑल रियल नंबर्स इन ऑल द केसेस, और रेंज होगा सिर्फ यही वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो डोमेन बेसिकली क्या इनपुट दे सकते हैं एंड रेंज इज क्या आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, आउटपुट तो हमेशा 2 ही रहेगा, राइट। बट डोमेन हम कुछ भी रखें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डोमेन होगा हमारा इन जनरल केसेस सी का सेट। सी बोले तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ पे हम बेसिकली एक्स और वाई प्लॉट कर रहे होंगे। एक्स कुछ भी रखो आप, वाई कभी चेंज नहीं हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये इट विल बी सेम एज वाई इज इक्वल्स टू 2।
ग्राफ बनाने के लिए आप fx को y से रिप्लेस कर दो, तो y इज इक्वल्स टू 2 का जो ग्राफ होगा वही होगा हमारा fx इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ, जो कि होगी एक कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि y कभी चेंज नहीं हो रहा। आप x को चाहे चाहे जो रखो, y कभी चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके का होगा कुछ fx इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। वैसे ही सिमिलरली हम कोई भी बना सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -3 होगा अगर सपोज, तो ये बन रहा होगा एक्स एक्सिस के नीचे, समथिंग लाइक दिस। अगर नेगेटिव होगा तो ये तो कहीं भी बन सकता है, बट एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा, इसी तरीके का कुछ भी ग्राफ होगा। साथ साथ नोट भी करते रहना। तो कोई भी आप एक ग्राफ बना सकते हो, इसे जनरलाइज्ड ग्राफ की तरह दिखा दो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, अगर सी ग्रेटर देन 0। हाँ जी, ले लेंगे। और नीचे बन जाएगा यही ग्राफ, अगर सी हो लेस देन 0। सबसे पहले तुम्हें ऑड और इवन फंक्शंस नोट करने हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे जाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन एंड ऑल। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में हम ज्यादा डिटेल में 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, वैसे अभी 11th के सिलेबस में नहीं होता। बस अभी तो आपको सिंपल ये चेक करना है कि नेगेटिव रखने पे फंक्शन सेम है या फिर -10 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मैं x को -x रख रहा हूँ तो फंक्शन चेंज होगा क्या कांस्टेंट फंक्शन के केस में? f2 पे सपोज किसी भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी, जो भी कांस्टेंट फंक्शंस होंगे, f2 पे वैल्यू आ रही होगी c, वट एवर दैट c इज, और f-2 पे भी वैल्यू आ रही होगी सेम c, यानी कि ये इवन फंक्शंस हैं। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे सबके सब इवन फंक्शन होंगे। जी लिख लिया क्या सभी लोगों ने? कैन आई रिमूव दिस? ओके।
ओके, जहां पे आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ के बाद आप नेचर लिखेंगे इस फंक्शन का। और नेचर के साथ साथ हम क्या क्या नेचर में देखने वाले हैं हर फंक्शन के, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स 12th क्लास के हैं, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ इनके बारे में। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, बट इतना आपको समझना है एनालिटिकली कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं फंक्शन को। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। कोई भी फंक्शन का ग्राफ आपको बता देगा बहुत इजीली कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और क्योंकि हम हर फंक्शन का ग्राफ बना रहे होंगे तो पहचान सकते हैं। तो ग्राफ में हमें देखना क्या क्या है। एक तो सबसे पहले ये देखना है कि नेचर में हमें सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये मतलब है कि अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, और अगर इनपुट घटेगा तो आउटपुट भी घटेगा। मतलब इनपुट के साथ प्रोपोर्शनल वैरी कर रहा है आउटपुट भी। जैसे भी इनपुट बिहेव कर रहा है सेम वे में आउटपुट भी बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो कि अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इनपुट से हमारा हमेशा मतलब होगा एक्स और आउटपुट से हमेशा मतलब होगा वाई। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो फंक्शन था वाई इज इक्वल्स टू सी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स की वैल्यू से, फंक्शन सेम है, कांस्टेंट है, तो ये बढ़ नहीं रहा है। मतलब अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी तब भी आंसर सी था, एक्स की वैल्यू 2 रखी तब भी आंसर सी है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये, और इनफैक्ट इसका तो नाम भी कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये तो ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, ना इधर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। इनफैक्ट ये तो कांस्टेंट फंक्शन ही है, नाम ही कांस्टेंट है। ये सारी पिक्चर्स, ये सारी चीजें जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ ये आगे से अगले वाले फंक्शन के डिवीजन से काम आएगी सब। और सेकंड टाइप, सेकंड कैटेगरी, सेकंड मतलब कैटेगरी नेचर है, इसके हमें क्या चेक करना होगा। नेचर में तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ऑड है या इवन है। तो ये फंक्शन है इवन, क्योंकि अगर हम एफ एक्स की जगह एफ माइनस एक्स भी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी सी है। तो इवन फंक्शन। एंड थर्ड थिंग इज कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को, कि अगर आपको ग्राफ बनाते हुए पेन ना उठाना पड़े, मतलब ग्राफ बीच में कहीं भी ब्रेक ना हो, तो ये ग्राफ पूरा चलता जा रहा है। आप जितना चाहें इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस सर फंक्शन। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में कभी कभी जब नॉन डिफाइंड हो जाता है वो नॉन बिल्कुल नॉट कंटिन्यूअस डिफाइंड हो होता जाता है, वही डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ये सब चीजें आगे देखने को मिलेंगी, बस मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये तीनों चीजें हम देख रहे होंगे हर बार, है ना? इस पर हमारा पूरा फोकस होगा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन था भी नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन जो हमने बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करे, तो सबसे पहले तो उन्हीं पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस। आपने 9 10 दोनों क्लास में एक चैप्टर पढ़ा जो पॉलिनोमियल्स, और कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस मैंने आपको इस साल भी दिखाए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर। तो अभी देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल्स, जो हमने 9 10 में पढ़े, उसी का एक बेसिक पार्ट है ऊपर ये जो भी कांस्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा है ना, पॉलिनोमियल्स का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसको भी हम एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं वैसे। तो सबसे पहली चीज तो पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। पॉलिनोमियल्स हमने बचपन में पढ़े थे। कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इस तरीके से दिखाया जा सकता है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, जहां पे हमारे पास ए नॉट होता है लीडिंग कोफिशिएंट, और ये ए नॉट नहीं होगा जीरो के बराबर। साथ साथ जितने भी हैं ये सब कोफिशिएंट से बेसिकली रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे होंगे। और एक और बात कि पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए पावर वेरिएबल की। पावर ऑफ वेरिएबल
should always be a whole number. ये polynomials के definition. तो कोई भी algebraic expression polynomial बोला जा सकता है. आपने 9th में ये definition पढ़ी थी. कोई भी algebraic expression will be a polynomial if the power of variable is always a whole number. तो इस तरीके को एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. और पॉलिनोमियल के फर्दर डिवीजन भी जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल की पावर 0 तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल सॉरी डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, राइट. ये n इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिवीजन होते हैं. जनरलाइज सेंस में समझ रहे हैं किस किस आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ. तो सपोज f(x) = x स्क्वायर, ये मैंने एग्जांपल्स लिए भी थे. ऑर्डर स्पेशल केस फॉर एग्जांपल ये भी एक पॉलिनोमियल है ना. तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल बोले जा सकते हैं. सारे के सारे पॉलिनोमियल्स का डोमेन तो होगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ना ही तो इस पे रूट होता है और ना ही इसके डिवाइड में एक्स होता है. क्योंकि पावर आपकी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती. पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती तो रूट नहीं हो सकता कभी भी. और पावर आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती. नेगेटिव नहीं हो सकती तो अपॉन में नहीं जाएगा एक्स कभी भी. तो ना ही तो डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेगा इसमें, ना ही रूट एग्जिस्ट करेगा. तो हर पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर्स. ये ऊपर से मैं हटा रहा हूँ नीचे, तो बचा है तो प्लीज इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे को. तो अगर हम डोमेन की बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो वो होगा ऑल रियल नंबर्स. और रेंज की अगर बात करें तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस पे मैटर करती है. वैरीज फ्रॉम different expressions will have different ranges. हाँ, हम इसके कुछ स्पेशल केसेस जरूर पढ़ेंगे. हमें इनके ग्राफ पता होने चाहिए अगर हम पॉलिनोमियल्स में बात करें तो. तो पहला है f(x) = x², y = f(x) = x². इसका ग्राफ पता होना चाहिए, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए पर्टिकुलरली. तो पहली बात तो x² पैराबोला है और ये पैराबोला है. इसका ग्राफ काफी आएगा, आपको पता होना चाहिए. 0,0 से पास करते हैं, देख सकते हैं y = x². तो इस तरीके का ग्राफ होता है x². और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप एनकाउंटर कर रहे हैं. y = x². डोमेन ऑब्वियसली ऑल रियल नंबर्स. अगर हम रेंज की बात करें, बताओगे रेंज x² की? तुम्हें पता है आंसर x² के कहां से कहां तक हो सकता है? सर 0 हाँ से जी, इंफिनिटी. बिल्कुल 0 से इंफिनिटी.
इवन फंक्शन होगा अगर नेचर की बात करें, कंटिन्यूअस होगा। एक सेकंड, अगर नेचर की बात करें तो पहली चीज ये तो हमने अभी देखा ही था, इवन फंक्शन है। और अब मैं आपको कुछ इवन फंक्शन के बारे में और भी बताना चाहूंगा। ठीक है, जब भी इवन फंक्शन होगा ना, तो एक बात तो ये कि बहुत बार ना आपको इवन फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि आपने एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करा और आपके पास फंक्शन सेम आ जाए, नहीं, ऐसा हमेशा ही नहीं होगा। तो कभी कभी हमें इसी चीज को ऐसे भी करके देखना पड़ता है कि आप एफ एक्स और एफ माइनस एक्स निकालिए और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखो, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपके पास ग्राफ है ना, तो आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इवन है या ओड है। अगर ग्राफ हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, देखो वाई एक्सिस पे मिरर लगा दो, तो अगर आप वाई एक्सिस पे मिरर लगा दोगे तो ये वाली जो इधर इमेज है, राइट हैंड साइड वाली, ये बिल्कुल इसके इसके मिरर इमेज है। लेफ्ट साइड पोर्शन राइट साइड पोर्शन की मिरर इमेज है इफ द मिरर इज प्लेस्ड एट वाई एक्सिस। तो अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ बना, सेकंड में बिल्कुल उसकी इमेज बनी, या थर्ड में जो भी ग्राफ बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी बिल्कुल वैसी इमेज बनी, तो आप उस फंक्शन को बोल सकते हो इवन फंक्शन। आप देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल फंक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे ही अगर ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ऑड फंक्शन होता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब होता है जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो सेकंड में है वही फोर्थ में। अच्छा, और पहली चीज इवन फंक्शन है, और हमने ग्राफ से भी देखा ये चीज। सेकंड कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, एक ही बारी में पेन उठा के बना सकते हैं बिना पेन उठाए। तो कंटिन्यूअस फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब है कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे जो इसके डोमेन में है, विच इज रियल नंबर इन दिस केस, तो ये ग्राफ बन जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा आपको। और थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। पहले यहाँ तक लिख लो आप, उसके बाद में ये बताता हूँ, शुरू करते हैं। कोई बच्चा है तो बता दो, या तो मुझे, नहीं तो मैं नीचे अलजेब्रिक फंक्शन रिमूव करने वाला हूँ। ओके, नो, लिख सकते हो। ऑल्सो कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछते रहो। अभी हम अपन लोगों को थोड़ा, पहले तो हम कांस्टेंट फंक्शन और इवन ऑड बेसिक चीजें समझे, अब हम प्रॉपर फंक्शन पे पहुंच चुके हैं। तो सेकंड टाइप का जो हमारा फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड क्या, फर्स्ट टाइप का ही समझ के चलो उसको। पहली चीज, हम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख रहे हैं कि किस तरीके के एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा, और उसमें भी ब्रॉडली कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है पॉलिनोमियल। सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक फंक्शन ही होते हैं। और पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बस दो स्पेशल केस दिखाए, ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स है। दो स्पेशल केस, एक्स स्क्वायर का अभी तो एक ही दिखाया है, दूसरा भी दिखाएंगे एक्स क्यूब का।
हाँ जी, दूसरा हुआ कंटिन्यूस, तीसरा हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने के लिए। मैं आपको ग्राफ से भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा वैल्यूज से एनालिटिकली। थोड़ा देख लो, वैल्यूज रखो तो उससे आपको पता चल जाएगा। पहले नेगेटिव वाले पार्ट का देखते हैं। f-2 रखो, f-2 fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, f-2 रखूंगा तो वैल्यू आई 4, और f-1 रखा तो वैल्यू आई 1। -2 से -1 पे जब मैं आया तो इनपुट बढ़ा, इनपुट को मैंने बढ़ाया। 4 से 1 पे जब मैं आया तो इनपुट घटा, वो आउटपुट घटा। तो मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट घट रहा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, इनपुट बढ़ाने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली हम राइट साइड मूव कर रहे हैं, और आउटपुट बढ़ाने का मतलब है कि हम वर्टिकली अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, है ना। तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टली राइट साइड बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा वर्टिकली ग्राफ भी अपवर्ड्स बढ़ना चाहिए, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फिर से समझ लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखना है। जैसे जैसे मैं राइट साइड मूव कर रहा हूँ ग्राफ पे, वैसे वैसे ग्राफ अपवर्ड्स जाना चाहिए। जैसे जैसे मैं राइट साइड मूव कर रहा हूँ ग्राफ डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, तो मतलब आउटपुट घट रहा है, इनपुट बढ़ रहा है। तो राइटवर्ड्स चलो और उससे आइडिया लगा लो। तो मैं देखो सेकंड क्वाड्रेंट में राइटवर्ड्स चलना मूव करा, तो जैसे ही मैं राइटवर्ड्स मूव करना शुरू कर रहा हूँ तो ग्राफ की वैल्यू नीचे आ रही है, घटता जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग है। और जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करता हूँ राइटवर्ड्स, तो देखो ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ग्राफ अपवर्ड्स है, तो इंक्रीजिंग है। यानी कि डिक्रीजिंग है ये ग्राफ, डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 0 नेगेटिव वाली साइड पे, एंड इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर मैं आपको सेकंड केस दिखाऊं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, बेसिकली दोनों हमारे आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम fx को y से रिप्लेस कर देते हैं। एंड दिस इज आवर इनपुट। इस ग्राफ को हटाने वाला हूं मैं, तो बचा है तो बता दूंगा। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज तो ये ऑड फंक्शन। अब हमें क्या फायदा होगा कि ये ऑड फंक्शन है, इस बात का पता होने का। जो ग्राफ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ना, वही एग्जैक्टली सेम उसी की मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका अब ग्राफ बनाने के लिए तो ऑब्वियसली अभी आपको कुछ और चीजें भी जानने की जरूरत है, वो आप 12th में कर्व स्केचिंग सीखेंगे। अभी 11th में वो वाला पार्ट नहीं है कि ग्राफ बनाया ड्रॉ कैसे हो रहा है। उसके लिए कुछ और चीजें जानने की भी जरूरत है, थोड़ा कैलकुलस भी समझनी पड़ेगी उसके लिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर हम कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ का, ये सब भी समझना पड़ेगा। तो कर्व स्केचिंग के लिए तो वो वाला पार्ट भी नेसेसरी है। बट अभी हम आपको ग्राफ दिखाते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। तो उसके लिए डोमेन रेंज भी अगर हमें पता है तो काफी इंपॉर्टेंट है। डोमेन तो हमें पता ही है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर से, क्योंकि पॉलिनोमियल है। रेंज एक बार ही देखते हैं। अब देखो एक्स क्यूब तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जितनी छोटी से छोटी वैल्यू रखोगे क्यूब उसका उतना ही छोटा और छोटा हो जाएगा। मतलब -7 का क्यूब -343 होगा, है ना। तो उसी तरीके से -10 का क्यूब -1000 होगा और छोटा। जितना x छोटा रखोगे माइनस इंफिनिटी को टेंड कराओगे x को, तो ये वैल्यू -इंफिनिटी का क्यूब और बहुत छोटी हो जाएगी -इंफिनिटी। तो रेंज -इंफिनिटी से लेके और +इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर्स बेसिकली। तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी आ रहा होगा,
क्योंकि y की वैल्यू -∞ प्लस ∞ दोनों है। तो ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है। नो 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 नो, बहुत टफ है ग्राफ बनाना। बिल्कुल सेम नीचे, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये होता है y इक्वल्स टू x क्यूब ग्राफ। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है बिल्कुल उसकी मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर यहाँ पे इस तरीके से प्लेन मिरर लगाया जाए तो ओरिजिन पर रख दिया जाए प्लेन मिरर। दिस इज एन ऑड फंक्शन, यहाँ से भी हम देख सकते हैं जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही थर्ड में बनेगा। जब भी ऑड और इवन फंक्शन हमें पता होते हैं तो हम ग्राफ पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं और उसी की कॉपी कर देते हैं अकॉर्डिंगली। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखें तो f(x) की वैल्यू में आप पुट करके देख सकते हो। -10 पे वैल्यू आ रही थी -1000, -5 पे वैल्यू आ रही है -125। तो जैसे आप -10 से -5 पे आए, यानी कि आपने इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट भी बढ़ रहा है। या आप ऐसे देख सकते हो कि आप राइटवर्ड्स मूव कर रहे हो तो देखो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर ही होता जा रहा है। यहाँ पे भी ऊपर होता जा रहा है, राइटवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो, और इधर भी ऊपर ही होता जा रहा है। तो इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि लगातार बढ़ ही रहा है। दूसरी बात ऑड फंक्शन, and third is continuous being. ये था हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन which was polynomials, but algebraic फंक्शन सिर्फ polynomials तक नहीं। polynomials तो एक टाइप है ही algebraic फंक्शन का। और polynomials में एक तीसरा स्पेशल केस भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सॉरी भूल गया था। f(x) इक्वल्स टू x। हाँ जी, ये हटा रहे हैं ऊपर से। तीसरा स्पेशल केस जिसका एक और नाम भी होता है आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल देते हैं हम इसको। f(x) इक्वल्स टू x। ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ y इक्वल्स टू x का। और रेंज इसकी ऑब्वियसली जो आप x को रखोगे वही मिलेगा, तो आप x को रख सकते हो ऑल रियल नंबर्स, तो रेंज भी होगी ऑल रियल नंबर्स -∞ टू ∞। इसका ग्राफ बना चुके हैं, कोई बच्चा है तो बता दो। ओके, अगर हम y इक्वल्स टू x का ग्राफ देखें तो ये भी एक फेमस ग्राफ होगा, यूज्ड ग्राफ होगा काफी। जो एंगल बनाता है ये होता है 45 डिग्री। जब आप स्ट्रेट लाइन में होंगे तब हम आपको ये बात बता रहे होंगे y इक्वल्स टू x ग्राफ वहां पे काफी यूज होगा।
तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ऑब्वियसली अगर नेचर की बात करें तो ऑड फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो पूरा फंक्शन माइनस टाइम चले जाएगा। ऐसे देख लो 4 पे वैल्यू 4 दे रहा है, -4 -4 दे। यदि ऐसे देख सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिकल है ग्राफ, ग्राफ से देखते हैं कंटिन्यूस है। इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप एक्स राइट वर्ड्स बढ़ रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे देख लो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ऑब्वियसली वैसे वैसे ही वाई बढ़ेगा, क्योंकि जो एक्स पे हो रहा है वो जो एक्स है वही तो वाई है। सर ये मॉड इसका एग्जांपल हो सकता है? क्या हो सकता है? सर मॉड्यूलस इसका एग्जांपल हो सकता है ना? नहीं नहीं, मॉड्यूलस फंक्शन एक अलग फंक्शन है, उस केस में उसका ग्राफ ये होगा नहीं ना, ग्राफ उसका वी शेप का बनता है। मॉड्यूलस एक अलग टाइप का फंक्शन है, वो कुछ स्पेशल फंक्शंस में आएंगे। अभी तो हम जो बेसिक फंक्शंस है ना अपने, बिल्कुल जो अभी तक हमने देखे हैं, मॉड्यूलस तो 11th में देखा, ये तो अभी तक सिर्फ 10th की बात चल रही थी, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। मॉड्यूलस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस तो एक अलग कैटेगरी है फंक्शन की। सर पर उसमें भी एफ और इनपुट -x इक्वल्स टू एफ हाँ इनपुट इवन एक्स होगा, होता इवन होगा कि अगर हम एक्स की जगह -x भी रखेंगे तो भी हमारे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इवन फंक्शन है मॉड्यूलस। है। यस सर। तो 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स देखे हमने यहाँ पे तो, बट पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जा सकता है अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है। हमने 3 देखे, एफ एक्स इज टू एक्स जिसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल देते हैं, उसका ग्राफ ऑड फंक्शन होगा, रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स। एक्स स्क्वायर पैराबोला इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक ग्राफ होता है, राइट, रेंज होती है 0 से इंफिनिटी। और एक्स क्यूब रेंज -∞ से +∞, एंड ऑड फंक्शन। ये हटा सकते हैं इसको। ओके, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में दूसरी कैटेगरी होती है रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। ये हमने पढ़ा है जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे थे। तो रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं कि अगर हम एफ एक्स को लिखें एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, है ना, यानी कि ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखूं मैं, तो फॉर एग्जांपल ए नॉट एक्स की पावर एन, a1 एक्स की पावर n-1 से लेके an-1 x प्लस an, और सारे रूल्स, ये एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली एक और पॉलिनोमियल है जो अपॉन में है, सो दे बोथ आर पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिख दो तो उसको रैशनल फंक्शन बोल देते हैं, जस्ट लाइक रैशनल नंबर्स। अगर आप इंटीजर बाय इंटीजर लिख देते हैं तो रैशनल नंबर बन जाता है, वैसे ही पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बोल दे तो रैशनल फंक्शन, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं g1x अपॉन g2x। g1x भी एक पॉलिनोमियल है और g2x भी एक पॉलिनोमियल है। तो डोमेन की अगर बात करें, सब कुछ रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पे g2x 0 है।
तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट अल्फास, अल्फा क्या है, अल्फा वो वैल्यू है जहां पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन लगेगी जैसे मैं इसका डोमेन निकालने जाऊंगा तो बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ऊपर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नीचे एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर x प्लस 1/x² + 3, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर x³ + x² + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3, ऊपर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, नीचे एक लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। हम इसमें भी आपको कुछ स्पेशल केस दिखाएंगे। वही तीन फंक्शंस जो अभी हम पॉलिनोमियल्स में देख के आए हैं उनके रेसिप्रोकल्स, तो 1/x, 1/x² एंड 1/x³, तीनों फंक्शन हम आपको दिखाना चाहिए। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो पर्टिकुलरली ऐसे रेंज नहीं बता सकते किसी एक्सप्रेशन की, क्योंकि बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस है, तो रेंज तो फिर से वैरीज फ्रॉम एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। बट अगर इसके स्पेशल केसेस की बात करें तो पहला होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं। इसका काम यही होता है किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल करके देना। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या था कि जो वैल्यू आप उसे दोगे वो खुद ही रिप्रेजेंट कर देगा खुद को। वो आइडेंटिटी इसलिए था, अपनी आइडेंटिटी बता रहा था वापस। रेसिप्रोकल का काम ये है कि ये आपको जो भी वैल्यू दोगे उसका रेसिप्रोकल निकाल के देगा। तो एफ एक्स इज टू 1/x। बाय द वे ये जो ग्राफ बनता है एफ एक्स को हम y से रिप्लेस कर देते हैं जब, तो ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। इस ग्राफ का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है जो हमारे इस बार के टॉपिक में भी है, हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। हाँ जी, तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो देखो इसका डोमेन होना चाहिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो एक्स की रेंज हमें पता है, एक्स -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी इसकी। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी रेंज निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल करना हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी इनइक्वालिटीज में। तो 1/x भी -∞ से लेकर +∞ तक ही आएगा, क्योंकि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक x 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, और एक x -∞ से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकता है। 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये दोनों एक, तो ये 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हमारे पास 1/x आ जाएगा यहाँ पे फिर से -∞ टू 0, और यहाँ पे भी 1/x आ जाएगा। ये 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा +∞, और इन्फिनिटी का होगा 0। तो -∞ से लेकर बेसिकली इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, बस एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं रख पाएंगे एक्स को। यहाँ से भी नहीं आ रहा हो देखो, तो 1/x भी 0 नहीं आ पा रहा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अगर इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा इसका।
जितना बड़ा आप x को रखोगे उतना ही छोटा बनेगा, तो देखो डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप, क्योंकि एक ऑड फंक्शन होगा, आप x को -x रखेंगे, माइनस टाइम्स हो जाएगा पूरा फंक्शन। जितना बड़ा x को रखेंगे उतना ही छोटा उसका रेसिप्रोकल होगा, और जितना छोटे से छोटा x को रखेंगे उतना ही बड़ा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो x जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, x जितना छोटा, शुरुआत में देखो 0 के पास, तो x बहुत छोटा है, तो y की वैल्यू कितनी बड़ी है, इन्फिनिटी को टच कर रही है लगभग लगभग। तो आप इसको वैल्यूज रखते हुए समझ सकते हैं कैसे ही ग्राफ बन रहा होगा। x जितना छोटे से छोटा, y उतना बड़े से बड़ा आ रहा है यहाँ पे, x जितना बड़े से बड़ा, y उतना छोटे से छोटा आ रहा है। 1 पे 1 होगा, तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे कोई वो 1,1 होगा। अगर नेचर की बात करूं तो ऑड फंक्शन तो है। साथ साथ देखो, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो मेरे को हाथ उठाना पड़ेगा आपको ना। पहले एक ही तो ग्राफ बना पाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला या थर्ड क्वाड्रेंट वाला, दोनों लिंक तो है नहीं एक दूसरे से। तो जैसे आप 0 पे जाओगे, क्योंकि आप 0 रख नहीं सकते इसमें, सी ये बताएगा आपको डिसकंटिन्यूटी। जो डोमेन में ही नहीं है उस पर ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ये है डिसकंटिन्यूअस। और कहां पे डिसकंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल्स टू 0। जब हम डिसकंटिन्यूटी बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि किस इनपुट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस इनपुट पे हम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो, आप राइट साइड चल रहे हैं ग्राफ नीचे जा रहा है, राइट साइड चल रहे हैं ग्राफ नीचे आ रहा है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। मोनोटोनिकली का मतलब है कि लगातार घट ही रहा है, लगातार रुका ही नहीं कहीं भी। मैं ये हटाना चाहूंगा कुछ एग्जांपल्स, और यहाँ पे मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। तो ये था फर्स्ट रेसिप्रोकल फंक्शन स्पेशल केस में। जी लिख लिया सभी लोगों ने कि कोई बच्चा है? ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज, तो पहला था रेसिप्रोकल फंक्शन, सेकेंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स
second special function in the category of rational algebraic function is fx is equals to 1 upon x square. fx is equals to 1 upon x square की बात करें तो डोमेन, हर बार ये चीजें चेक कर रहे होंगे, सबसे पहले डोमेन, फिर रेंज, डोमेन रेंज के बाद नेचर क्या है, क्या क्या चीजें हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, है ना। तो डोमेन हुआ हमारा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, डिनोमिनेटर 0 है, सिर्फ डिनोमिनेटर वाली कंडीशन लगेगी, रूट तो है नहीं कहीं भी। अब रेंज की बात करें तो रेंज भी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 भी नहीं आप लेके आ पाओगे, इंफिनिटी रखना पड़ेगा 0 लाने के लिए, इंफिनिटी रख नहीं सकते। अगर बात करें ग्राफ की तो इवन फंक्शन है, आप x को -x से रिप्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे सही होता है जैसे fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x का है, थोड़ा सा उससे ज्यादा वर्टिकल, थोड़ा सा उससे ज्यादा झुका हुआ है वैसे, स्लोप थोड़ा सा, और जो इसका ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करता है इंफिनिटी को। अगर नेचर की मैं बात करूं तो पहली चीज तो डिसकंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, इवन फंक्शन, और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखूं तो राइट साइड मूव कर, राइट साइड मूव कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट वाले ग्राफ में तो वैल्यू बढ़ रही है y की, देख सकते हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, और इधर करते हैं मूव राइट साइड तो वैल्यू घट रही है, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 0, जब x की वैल्यू आप 0 से छोटी रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे कुछ भी तो इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, एंड डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0, जब x पॉजिटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा ग्राफ। सिमिलरली तीसरा केस जो है इसका स्पेशल वो है fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x क्यूब, बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सारी चीजें सेम ही होगी, है ना, जैसा fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x था वैसे ही होगा ये, वी कैन आल्सो लीव दिस, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ हमारे लिए। ये होंगे हमारे पास रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस की बातें। हर बार हमें डोमेन रेंज निकालना होगा, जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बार डोमेन निकालने के लिए हमें कुछ और चीजों का यूज करना पड़े। अभी तो हम एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं, तो एल्जेब्रिक में तो डिनोमिनेटर और रूट वाली कंडीशन चलेगी सिर्फ, जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी हमें पढ़ने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, लोगरिथमिक क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स नहीं पढ़ेंगे अभी 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, और फिर कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन जैसे कि मॉड एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक होता है सिग्नम फंक्शन, तो ये सब भी देख रहे होंगे। बट यूनिवर्सल कंडीशंस दो होंगी हमेशा डोमेन निकालने के लिए, एक तो डिनोमिनेटर और एक रूट, और रेंज को हम अभी तो एनालिटिकली जज करते हुए ही निकालेंगे। हाँ जी, कैन आई रिमूव दिस? ओके, अभी चलते हैं जरा तीसरे डिवीजन पे एल्जेब्रिक फंक्शंस के, व्हिच इज इरैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस। अगर हम इरैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें तो उससे पहले हमें बात कर लेनी चाहिए इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स में भी हमने पहले भी बात करी है, बट मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसकी पावर फ्रैक्शनल में हो, फ्रैक्शनल रह जाए, लाइक फॉर एग्जांपल 4 की पावर 1/3, मैं चाह के भी इसको डिनोमिनेटर को 3 से हटा नहीं सकता, तो ये एक इरैशनल नंबर। बट सपोज यहीं पे लिखा होता है 8 की पावर 1/3, तो मैं 8 को लिख सकता था 2 की पावर 3 टू दी होल पावर 1/3, 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होते 2 की पावर 1 बन जाता, आंसर आता 2। देखो मैंने पावर को यहाँ पर रिमूव कर दिया, तो अगर किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल पावर है तो वो इरैशनल है। सिमिलरली किसी भी नंबर की रैशनल पावर मतलब जो भी पावर है वो एक इंटीजर है, तो वो एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही इरैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन की बात को अगर हम समझें तो ये भी बिल्कुल सेम है, बस कोई भी एक्सप्रेशन अगर x से रिलेटेड है,
ना? कोई भी एक्सप्रेशन अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी पावर फ्रैक्शनल हो तो उसको हम इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शनल हो तो हम उसको नंबर बोल सकते हैं, वैसे ही किसी भी इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दिखाना भी चाहूंगा आपको। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो देखिए इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन जितने भी होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स कोई एक्सप्रेशन है, मैं नहीं कह रहा पॉलिनोमियल ही है, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसकी पावर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म की हो, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम वो नंबर्स जिनका HCF हो 1। तो बेसिकली हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि 1/3 लिखना, 2/6 मत लिखना पावर अगर लिखी गई हो। तो अगर पावर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दी गई तो पहले आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। मतलब वो दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं होने चाहिए एक दूसरे के लिए। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, राइट? जिन दोनों नंबर्स का भी HCF 1 हो, लाइक 2 और 6 को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका HCF 2 है, ये भी और डिवाइड हो सकता है। 1 और 3 को प्राइम है, तो वेयर पी एंड क्यू आर को-प्राइम नंबर्स, तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो जो भी पावर लिखी गई है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद क्यू की वैल्यू 0 ± 1 नहीं है, यानी कि पावर फ्रैक्शनल रहनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो फिर तो पावर इंफिनिटी बन जाएगी, वो तो नहीं रख सकते डिनोमिनेटर को तो 0। और +1 या -1 बनेगी तो इंटीजर बन जाएगी। को-प्राइम इंटीजर्स ये लिखो। So where P and Q are co-prime integers, Q is not equals to 0 ±1। तो ऐसे सारे फंक्शंस को हम इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। एल्जेब्रा का टफेस्ट फंक्शन है समझना, पहले तो आप ये समझो। क्यों? क्योंकि अभी हम डोमेन पे आएंगे इसके, आपको थोड़ा दिमाग लगा के समझनी पड़ेगी ये बातें। पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इसके, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स दिखाना शुरू करता हूँ। रूट एक्स स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोलते हैं, पढ़ेंगे भी अभी इसको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ये एक इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, दिस इज क्यूब रूट ऑफ एक्स, बेसिकली एक्स की पावर 1/3। ये भी एक इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है, बट ऐसे ही नहीं, ये तो दोनों चलो हो गए जो कॉमन है जिनको हम देखेंगे अभी। बट ऐसे भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/4, ये भी एक इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। या फिर रूट एक्स की पावर, या सॉरी रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 1/3, ये भी एक इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन जिसकी पावर, अब देखो फोर्थ वाला जो फंक्शन है ना, उसमें अगर पावर 1/3 ना भी होती ना तब भी वो इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन ही था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रूट एक्स आया हुआ था। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बोला जा सकता है जहां पे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल। ओके, अब डोमेन की बात करते हैं। चलो पहले इन दोनों चीजों का डोमेन निकालते हैं। इसे निकालने से पहले इसका डोमेन, एक बार आपको मैंने जो दो फंक्शन दिखाए हैं उनका दोनों का डोमेन निकालते हैं। हाँ जी, रूट एक्स का डोमेन तो हमें निकालना आता है, बताओगे क्या होगा रूट एक्स का डोमेन, मतलब क्या एक्स रख सकते हैं इसमें? बताओ फटाफट। निकालो हुआ यार, सबसे पहले ये निकाला था क्लास में। सर 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी, आप 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखिए, आंसर हमेशा रहेगा रियल नंबर। तो इसका डोमेन है 0 टू इंफिनिटी। क्या आप क्यूब रूट ऑफ एक्स का डोमेन बता सकते हैं मुझे?
सर 0 से इन्फिनिटी। क्यों 0 से इन्फिनिटी में? सर नहीं सर, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। -8 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते क्या? सर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे तो फिर नेगेटिव भी माइनस होंगे। इन्फिनिटी से और ऐसे भी प्लस। सोचना, एक बात और भी सोचना कि जिस दिन हमने डोमेन निकालना सीखा था तो कंडीशन लिखी थी। कंडीशन में पहले ये लिखा था कि एक्सप्रेशन इनसाइड इवन रूट। ये तो ऑड रूट है, इवन रूट का है, एक्स की पावर 1/3 है। तो जितने भी एक्सप्रेशंस इवन रूट के अंदर थे, इवन रूट वाले एक्सप्रेशंस को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना था। ऑड रूट वाले एक्सप्रेशंस के साथ तो कुछ भी नहीं करना है, ऑड रूट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो पहली चीज तो q से फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर q होगा इवन नंबर तो इसका मतलब ये इवन रूट बन रहा होगा, और अगर q होगा ऑड नंबर तो इसका मतलब ये ऑड रूट बन रहा होगा। तो दो केसेस, व्हेन q इज इवन, जब q होगा इवन और जब q होगा ऑड। अभी आप फर्स्ट ही लिखो सिर्फ। जब q होगा इवन इंटीजर तो एक gx should be greater than equal to 0। ध्यान देना भाई जरा, एक सेकंड। अगर q होगा इवन इंटीजर तो अब एक चीज और देखो, चलो सॉरी, अभी पावर नेगेटिव भी तो हो सकती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अभी तो आपने एफ एक्स इज टू रूट एक्स और एफ एक्स इज टू क्यूब रूट ऑफ एक्स का निकाला। एक बार इसका निकालो, 1/√x। ये भी तो इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन ही है, एक्स की पावर फ्रैक्शनल है। इसका अगर मैं डोमेन निकालता हूं तो यहाँ पे होना चाहिए x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, पिछली बार क्लोज ब्रैकेट था 0 पे, इस बार ओपन ब्रैकेट है 0 पे। तो gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो भी p बाई क्यू के अंदर एक्सप्रेशन है, इवन रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ पी क्यू इज पॉजिटिव। मतलब p और q दोनों का साइन एक जैसा है, p बाई क्यू पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। और gx होगा सिर्फ ग्रेटर देन 0 इफ PQ इज नेगेटिव, क्योंकि अगर PQ नेगेटिव होगा मतलब पावर नेगेटिव होगी तो एक्सप्रेशन पूरा अपॉन में आ जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन पूरा अपॉन में आ जाएगा तो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी लगेगी कि इस बार एक्सप्रेशन 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो 0 के बराबर हो सकता है, डोमेन की बात कर रहा हूं ये। जब Q होगा इवन इंटीजर तो डोमेन हमारा क्या क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ फंक्शन, जो एफ एक्स इज टू रूट एक्स हमने बनाया हुआ है। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका ग्राफ भी बनाते हैं। और अगर Q होगा ऑड इंटीजर तो ये इसका मतलब ऑड रूट बन रहा होगा, और ऑड रूट बन रहा होगा तो कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि पावर पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन फिर से अपॉन में पहुंच जाएगा। तो दूसरे केस में जब हम डोमेन निकाल रहे होंगे तो वो होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज अल्फा, जहां पे भी हमारा g अल्फा 0 हो रहा है, इफ पी क्यू इज नेगेटिव। यानी कि अगर पावर नेगेटिव है तो बस हमें वो वैल्यूज छोड़ देनी है जो अपॉन में 0 बना रही है। ये वैसे तो
वही तरीका है जो आप निकालना सीख के आए हो, डिनोमिनेटर और रूट वाली कंडीशन है सारी, बस हम इन कंडीशंस को जनरलाइज कर रहे हैं थोड़ा। तो जनरलाइज करते हुए हमने ये चीज सोची कि पी बाई क्यू पावर जो है मतलब वो इवन है या ऑड रूट है, इवन रूट बन रहा है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पूरा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है सर, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, बट अगर पावर नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन अपॉन में चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए इन दैट केस। अगर ऑड इंटीजर्स है तो कोई कंडीशन ही नहीं है, बस पावर पॉजिटिव या पावर नेगेटिव ये देख लो। तो अगर ऑड रूट तो कोई कंडीशन नहीं, अगर पावर नेगेटिव है ऑड रूट की तो बस ये कंडीशन कि जीरो ना हो एक्सप्रेशन। अगर इवन रूट तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होगा या नहीं होगा ये फिर से इस चीज पर डिपेंड करेगा कि पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा इसका, वैसे ही मैं आपको एक एक्सप्रेशन दिखाऊं अगर ऑड इंटीजर ऑड रूट वाला भी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स उस केस में काम आ सकता है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों वैल्यूज आएंगे। इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी, और इसकी रेंज भी पता है हमें, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव, 0 से लेके इंफिनिटी तक ही आएगा रूट का आंसर, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए √4 2 होता है, सिर्फ -2 नहीं होता। हमने पहले भी ये बात डिस्कस कर ली है कि रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव। इन दोनों के ग्राफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो क्योंकि देखो ये तो सिर्फ डिफाइंड ही एफ एक्स रूट एक्स, तो डिफाइंड ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका, एग्जैक्टली ऐसा। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो और अगर हम क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए तो कुछ एस की शेप का बनेगा। बहुत टफ एस, कुछ ऐसा। हाँ जी, ये तो सब लिख ही लिया होगा। नेचर में देखे तो कंटिन्यूअस है जो भी इसका डोमेन, उसमें मतलब हम कंटिन्यूटी वहां से देखते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब उसके डोमेन में देखते हैं। तो क्योंकि इसका डोमेन ही 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो उसके बीच में कहीं भी ये ऐसा नहीं हो रहा कि इसका डोमेन टूट रहा हो, तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ऑड इवन नहीं बता सकते यहाँ पे, ये नाइदर ऑड नॉर इवन, इंक्रीजिंग है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड ऑड इवन के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। इसका नेचर देखें तो ये ऑड है, पहली बात।
और देखो ये ग्राफ बन भी नहीं रहा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ में बन ही नहीं रहा, तो ऑड इवन तो था ही नहीं कुछ भी। ये देखो फर्स्ट में जो बन रहा है वही थर्ड में बन रहा है, तो ये पहली चीज ऑड फंक्शन। कंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग भी है। जैसे जैसे आप राइट वर्ड्स बढ़ोगे वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ रही है, वाई भी बढ़ रहा है अपवर्ड्स। तो ये थे दो स्पेशल केस इरैशनल फंक्शन। तो इन ब्रॉडर वे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने अलजेब्रिक फंक्शंस को, पॉलिनोमियल्स, रैशनल अलजेब्रिक और इरैशनल अलजेब्रिक। इनमें कुछ कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे, इन पर्टिकुलर 8 एग्जांपल्स। पॉलिनोमियल्स में देखा, रैशनल अलजेब्रिक में देखा 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, तीनों का ग्राफ एंड नेचर। एंड इरैशनल में देखा √x एंड क्यूब रूट ऑफ x, और उसका नेचर समझे, ग्राफ समझे। ये ब्रॉडर वे में हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए। जनरली जब तक हम अलजेब्रिक फंक्शन पे रहेंगे तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन निकालने के लिए दो ही चीजों पे रिलाई करना है, एक रूट एंड सेकंड इज डिनोमिनेटर। और रैशनल मतलब नॉर्मल पॉलिनोमियल्स की रेंज तो आप एनालिटिकली निकाल सकते हैं, या उसके लिए कुछ कुछ और तरीके भी पता चलेंगे आपको आगे। और अगर हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो उसके लिए रेंज निकालना हमने सीखा था कहाँ पे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर। डोमेन हम बहुत सारे फंक्शंस का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जितने कभी अभी तक निकाले सबके सब रैशनल ही थे। बस मैं आपको एक रेंज निकलवाना चाहूंगा इसके बाद। ये हो चुका है खत्म, कोई बचा है? Okay. तो एक फंक्शन की हम रेंज निकालेंगे जो कि एक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। फाइंड द रेंज ऑफ y is equals to 2x minus 2 divided by x square minus 2x plus 3। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये तो है कि हम इन फंक्शंस को समझते रहे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि इन सबके डोमेन और रेंज कैसे निकालने हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को हम पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको वहीं पे उसके तरीके बताता जाऊंगा डोमेन और रेंज निकालने के। सबसे पहले तो हमें इसकी रेंज निकालनी है, और इसकी रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन पे जाना होगा। तो मेरे साथ ही करो, वैसे हमने इक्वेशन सॉल्व करा हुआ है रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले रेंज निकाला, सॉरी डोमेन निकाला। तो डोमेन निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कभी जीरो नहीं होगा। ये जीरो होना नहीं चाहिए, पर होगा भी नहीं कभी। देखो कैसे, क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा जिससे कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाए प्लस 2। तो ये कह रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बिल्कुल होगा भी नहीं भाई, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, 2 या 2 से बड़ा। तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, जब आप निकालेंगे तो d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये अगर 0 के बराबर ही नहीं होगा तो x की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर। डोमेन आया ये, अगर डोमेन आता है ऑल रियल नंबर्स तो हम क्या करते थे, हमें रेंज निकालने के लिए fx को y से रिप्लेस करना पड़ता था। पहली बात तो y लिखा हुआ है ऑलरेडी, और अब आप इसके बाद x को y की टर्म्स में निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे x y की टर्म्स में ऐसे नहीं निकलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सिंप्लीफाई करें अगर तो ये बन जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस y कॉमन लिया तो ये बचेगा 2x माइनस 3
नॉट y कॉमन लिया, वी हैव टू टेक x कॉमन। इधर 2x को भी लेके आया तो माइनस के 2xy, माइनस के 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x कॉमन लिया तो y प्लस 3y, माइनस 2 को इधर लेके आया तो प्लस 2, क्वाड्रेटिक बना दिया। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x। नाउ जब हम इसी चीज को रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन की रेंज को हमने निकालना सीखा था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, तो हमने आपसे बताया था कि अगर ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसका d ग्रेटर देन 0 रख दो, इससे आपकी रेंज निकल जाएगी। ये हम पहले सीखे थे। अब यहां पे हम रेंज के मेथड से चलते हैं। तो रेंज का मेथड कहता है कि फर्स्ट डिराइव x इन टर्म्स ऑफ y। एक्स वाई की टर्म्स में अगर निकालना है, माइनस बी का मतलब हुआ -2 + 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac का मतलब हुआ 2 × 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर -4ac का मतलब हुआ -4y इंटू 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2y। दोनों से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 रूट से बाहर आएगा 2 और इस 2 से दोनों 2 ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू बनेगी y प्लस 1 प्लस माइनस, और अंदर वाले एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 4 तो बाहर आ ही गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बना y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और यहां से बनेगा माइनस के 3y स्क्वायर माइनस के 2y, बोले तो माइनस के 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y खत्म प्लस 1, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2y स्क्वायर प्लस 1 फुल डिवाइडेड बाई y। सब जगह से 2 गायब हो गया। तो सबसे पहली चीज तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिए। जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y आया, अब मैं इसका डोमेन निकालूं तो वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। इसका डोमेन निकालने के लिए एक चीज रूट के अंदर का एक्सप्रेशन विच इज 1 - 2y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरी चीज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वन माइनस 2y स्क्वायर, तो y की वैल्यू है 0 के बराबर, मना कर रहा है रखने के लिए। हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी ये यहाँ से ये कंडीशन बनती है कि ये नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से कोई भी एक्सेप्शन वाली कंडीशन बनती है तो आप उसको वापस वैल्यू को पुट करो जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें, और चेक करोगे क्या ऐसा ट्रू है। तो ये कह रहा है y 0 नहीं हो सकता, पर हो सकता है। y को अगर मैं 0 रखूंगा तो यानी कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए मेरा, 2x - 2 0 होना चाहिए, x की वैल्यू 1 पे हो जाएगा 0। If I put x is equals to 1 तो y is equals to 0 मिल रहा है मेरे को, तो नॉट, दिस इज नॉट ट्रू। इसीलिए जब हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन पे थे तो वहां पे आपको डायरेक्टली बता दिया गया था इसका मेथड कि आप इस केस में d ग्रेटर देन 0 रखो, बस काफी है। तो इस जो हम सीख रहे हैं अभी, ये हम डोमेन रेंज वाले मेथड से सीख रहे हैं, बट इसके लिए पहले ही आपको बताया जा चुका है कि आपको सिर्फ सिंपल ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अगली बार से आप दूसरी इक्वेशन पे जाना ही मत, कोई जरूरत नहीं है उसकी, जब भी कभी इस तरीके के फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो ये होगा 1 - 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन था, इसकी रेंज निकालने के लिए हमेशा यही कर रहे होंगे, fx को y से रिप्लेस करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, जनरली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा आपको, जनरली नहीं हमेशा, 100% केसेस में, और इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी कि y की वैल्यू, चलो पूरा ही करके दिखा देता हूँ, दोनों तरफ रूट लूंगा तो mod y लेस देन इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 1/√2, जो कि ओरिजिनल फंक्शन की रेंज। तो रेंज होनी चाहिए थी इस एक्सप्रेशन की -1/√2 टू 1/√2। कभी भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन की रेंज निकालने का
हमेशा आप ऐसे ही निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करते हुए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब आप मेरे को एक फंक्शन की रेंज निकाल के दिखाएंगे। आई गेस टाइम ओवर हो गया आज तो। ठीक है, देखो जितने भी फंक्शन हम डेली पढ़ते जा रहे हैं ना, ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ये पूरा 12th का सिलेबस आपका इस पे बहुत डिपेंडेंट होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हमें हर तरीके के एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, और जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ना ये लिस्ट है मतलब हमें इससे ज्यादा ही चीजें लिखनी है। 12th क्लास में हम इसको और प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे। वैसे काफी डिटेलिंग में मैं अभी आपको बता दूंगा, तो 12th में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी हमारे पास पढ़ने के लिए। अब 11th के सिलेबस में आपको बहुत कम दिया गया फंक्शन, बट यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो जितनी मैं अभी आपको बता रहा हूँ चीजें उतनी कम ही है। नेक्स्ट टाइम, अभी तो हमने पुरानी फंक्शंस पढ़े, नेक्स्ट टाइम हम नई चीजें पढ़ रहे होंगे सारे, जो अभी इस बार के सिलेबस से हमारे उसमें इंक्लूड हुई है, हमारे सिलेबस में, मतलब 11th क्लास के तुम्हारे। सर इसमें जो रेंज होगा वो उसमें -0 कर देना, क्योंकि y 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो। यही तो बताया था अभी कि जब भी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन वाली चीज आ रही होगी ना कि y इज नॉट इक्वल्स टू 0 या y इज नॉट इक्वल टू दिस, तो उसको वैल्यू को वापस रख के देख लिया कर। ये कह रहा है y 0 नहीं हो सकता, तो रख दे इसको 0 और फिर इसको सॉल्व कर। देख कोई x की वैल्यू है क्या ऐसी जिसपे 0 हो रहा होगा। अगर ये एक्सप्रेशन पूरा 0 के बराबर है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, और न्यूमरेटर का मतलब है 2x - 2 0 होना चाहिए। यस यस। तो x की वैल्यू 1 पे 0 हो जाएगा। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। इसके बाद वाला फंक्शन आप लिख सकते हैं, जो इसके आगे हमें पढ़ना है वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं तो हम उसमें ज्यादा